Jai Hind. This is Shaili Mittal, and this video is being recorded for Study Standard 2281 Nirman Campus, Sunam, and this is the course code is ACC Unit 3 Principles of Development. So today's topic is Principle of Development. So before going to anything else, it is very important to know what is the meaning of principle. Principle क्या होते हैं? Principle are basically certain rules which cannot be changed in any environment. Principle ऐसे rules हैं जिनको किसी भी वातावरण के प्रभाव के अंदर चेंज नहीं किया जा सकता. So now we will read about the development. आज हम development के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमने principles of development के बारे में पढ़ेंगे. Development जो है आपने पिछले भी लेक्चर में मैंने बताया था. डेवलपमेंट एक क्वांटिटेटिव प्रोसेस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है. बच्चे के बर्थ से पहले से लेके बच्चे की एक एडल्ट की डेथ तक ये प्रोसेस जो है कॉन्टीन्यूस चलता रहता है. इसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, और इस प्रोसेस को जो चलता है इट इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस. सो दिस इज़ द डेवलपमेंट जो हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था. इट इज़ जस्ट अ क्विक रिवीजन ऑफ व्हाट इज़ डेवलपमेंट. सो आपकी जो बुक है उसमें आपका जो सिलेबस है उसमें प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट बहुत थोड़े दिए हुए हैं या बहुत सीरियल वाइज नहीं दिए हुए हैं. तो मैं आज आपको बेसिक प्रिंसिपल जो है वो एक बारी बता देती हूँ कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट. आप अगर उस तरह भी अपने पेपर को अटैम्प्ट करेंगे तो यू विल गेट द गुड मार्क्स इन एग्ज़ाम. सो सबसे पहला प्रिंसिपल ये है कि प्रिंसिपल डेवलपमेंट इज़ सिमिलर फॉर ऑल चिल्ड्रन. यानी कि एक सीक्वेंस में और एक ऑर्डर में डेवलपमेंट होती है, जो हमने पहले भी किया था कि डेवलपमेंट का एक सीक्वेंस है और वो सीक्वेंस को कभी वो डेवलपमेंट तोड़ती नहीं है. सो फर्स्ट प्रिंसिपल इज़ डेवलपमेंट इज़ सिमिलर फॉर ऑल चिल्ड्रन. नंबर 2, इसमें जो डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक. यानी कि अगर एक बच्चा जो है, अगर वो सबसे पहले वो जब छोटा होता है तो अपने हाथ से चीज़ उठाता है, फिर धीरे धीरे वो अपनी रिस्ट और फिंगर से चीज़ उठाने की कोशिश करता है. शुरू में वो पूरा हाथ यूज़ करता है, शायद बीच साथ में अपनी आर्म भी यूज़ करता हो, लेकिन धीरे धीरे उसका कंट्रोल जो है मोटर कंट्रोल आता है. तो डेवलपमेंट इज़ फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक. नेक्स्ट इज डेवलपमेंट इज़ ऑलवेज कॉन्टीन्यूस. ये मैंने आपको अभी भी बताया कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट. इट इज़ ऑलवेज अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस. इट इज़ नेवर स्टॉपिंग, नेवर एंडिंग प्रोसेस. बच्चे के बर्थ से लेके टिल द ओल्ड एज ये डेवलपमेंट जो है वो होती रहती है. डेवलपमेंट प्रोसीड्स एट डिफरेंट रेट फॉर डिफरेंट इंडिविजुअल्स. ऐसा नहीं कि हर बच्चे की ग्रोथ सेम ही टाइम पे होगी. लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चा जो है वो 9 मंथ्स में चलना शुरू कर देता है और दूसरा बच्चा जो है वो 13 मंथ्स में चलना शुरू कर देता है. इट डजंट मीन द सेकेंड चाइल्ड इज़ अब नॉर्मल. इट मीन्स it is a rate of development which is different for different individuals. Next is there is a two sequence of development follows the two sequence. ये मैंने आपको पहले भी अपने लेक्चर में बताया था कि दो तरह के जो है डेवलपमेंट होती है, दैट इज सेफेलोकॉर्डल एंड दूसरा है प्रॉक्सिमल डिस्टल. सेफेलोकॉर्डल में हेड से टो तक डेवलपमेंट होती है, उसको हम हेड से टो तक मेजर करते हैं, और प्रॉक्सिमोडिस्टल में हम सेंटर ऑफ द बॉडी से टुवर्ड्स द आउटर बाउंड्रीज तक हम जो है जो डेवलपमेंट है उसको काउंट करते हैं. यानी कि हमारे सेंटर ऑफ द बॉडी से लेके बाहर की तरफ जब आती है, दैट डेवलपमेंट इज़ कॉल्ड प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट. नेक्स्ट इज़ ऑल चिल्ड्रन डू नॉट रीच द पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट एट सेम एज. ये ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा उसी एज पे सारे स्किल रिक्वायर कर लेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बच्चा एक बच्चे को डेफ इन्वायरमेंट में, यानी कि जहाँ पे उसके साथ कोई बात ना करता हो, वहाँ पे रखा जाए, लेकिन बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो, तो वो बच्चा डेफिनेटली जो वर्ड्स है वो कम प्रोड्यूस कर पाएगा, वो बच्चा कम बातें या वो बच्चा नहीं बोल पाएगा. लेकिन अगर हम उस बच्चे को दोबारा से ऐसे इन्वायरमेंट में रख दें जहाँ पे हम उसको एनफोर्समेंट दें, पॉजिटिव एनफोर्समेंट दें, यानी कि उसको अच्छे से उसको ट्रीट करें या उसको अच्छे से अच्छा एनरिचिंग एनवायरनमेंट दें, तो वो बच्चा जो है हो सकता है कि शब्द सुन के दोबारा से बोलना शुरू कर दे. तो ये ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चे एक ही टाइम पे उस डेवलपमेंट को फॉलो करें. सो जो इन्वायरमेंट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अर्ली डेवलपमेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन लेटर डेवलपमेंट. मीन्स
जो अर्ली ईयर्स ऑफ डेवलपमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होती है, बहुत स्पीड से डेवलपमेंट होती है, इसीलिए दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैन द later period of the life. Next is development proceed stage by stage, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक स्टेज को जंप करके दूसरी स्टेज पे जो इंडिविजुअल है वो पहुंच जाएगा। ये स्टेज बाय स्टेज ही है डेवलपमेंट प्रोसीड करेगी। कोई भी बच्चा वॉकिंग पहले शुरू करेगा और रनिंग बाद में स्टार्ट करेगा। नेक्स्ट है certain behavior are considered normal at one stage may not be accepted normal at different stage. मीन्स अगर एक बच्चा बेड वेटिंग कर रहा है जब तक तो वो छोटा है, दैट बेड वेटिंग इज़ कंसिडर्ड नॉर्मल बिहेवियर, बट जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है या एक इंडिविजुअल बड़ा हो जाता है तो उस बिहेवियर को नॉर्मल बिहेवियर नहीं कहा जा सकता। सो there are certain behaviors of development which are considered normal for one stage. एक स्टेज के लिए उनको नॉर्मल गिना जाएगा लेकिन दूसरी स्टेज के लिए उनको abnormal गिना जाएगा। सो दीज आर द सर्टन बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। अगर आप इस तरह से अपना क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दोगे, इतने पॉइंट्स जो हैं उसमें मेंशन कर दोगे, आई थिंक यू विल गेट फुल मार्क्स। नाउ जो आपकी बुक में जो सिलेबस दिया है उसमें सबसे पहला इन्होंने जो प्रिंसिपल बताया है दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। मीन्स जो बच्चे की डेवलपमेंट है वो एक डायरेक्शन फॉलो करती है। पहला सबसे उसमें बताया गया है सेफेलोकॉर्डल डायरेक्शन, यानी कि हेड टू टो वाली डायरेक्शन। हेड से टो तक कैसे मेजर करते हैं ये इन्होंने बताया है कि एक बच्चा जब अपनी मदर के वूम में होता है वहाँ पे मदर के एग और फादर का स्पर्म जब आपस में मिलते हैं देन दे फॉर्म अ जाइगोट। जाइगोट जो है वो फिर मेच्योर होता है और सबसे पहले जाइगोट में क्या डेवलप होता है, हेड डेवलप होता है और देन बाकी रीजन डेवलप होता है। बाय द 8th मंथ ऑफ कंसेप्शन, जबकि जब बच्चा का 8 वीक ऑफ कंसेप्शन, यानी कि जब बच्चे को 8 हफ्ते हो जाते हैं प्रेगनेंसी को, तो बच्चे का जो हेड है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है अदर दैन द बाकी लेंथ के मुकाबले में। बच्चे की जितनी लेंथ है उससे डबल उसका हेड ग्रो कर जाता है। पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अगर उसका हेड ग्रो किया है तो उसका नीचे वाला पार्ट ग्रो नहीं करता, वो भी ग्रो करता है साइमल्टेनियसली, बट सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट जो है वो हेड की होती है। फिर उसके बाद जब बच्चा, इसको हम बोलते हैं प्री नेटल पीरियड, जब बच्चा मदर के वूम में ग्रो करता है, धीरे धीरे जब बच्चा इस दुनिया में आता है उसको हम बोलते हैं पोस्ट नेटल पीरियड। जब बच्चा पोस्ट नेटल पीरियड में आता है तो उसके बाकी के पोर्शंस जो है वो डेवलप करने शुरू करते हैं। तो उसमें सबसे पहला पोर्शन डेवलप करता है टॉर्सो। टॉर्सो क्या होता है, विदाउट हेड एंड विदाउट लिम्स जो पोर्शन होगा दैट इज़ टॉर्सो, यानी कि यहाँ से लेके हमारे ट्रंक का जो पोर्शन है सारा पोर्शन जो है दैट इज़ टॉर्सो। तो सबसे पहले टॉर्सो डेवलप करते हैं, उसके बाद जो है हम लिम्स डेवलप करते हैं जिसमें बाजू डेवलप करती है पहले, फिर उसके बाद जो है एम्फोसिस जो प्रभाव आता है वो लेग्स पे आता है, फिर फीट पे आता है। सो इस तरह से जो है डेवलपमेंट जो है होती है। सो जो मसल्स भी हैं वो भी यही पैटर्न फॉलो करते हैं। आपने देखा होगा कि सबसे पहले हेड के जो मसल्स हैं वो डेवलप होते हैं, फिर वो हमारी आइज़ को कंट्रोल करते हैं, फिर हमारे वो ट्रंक को कंट्रोल करते हैं, फिर हमारे बाकी ट्रंक टोर्सो को कंप्लीट करते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल देती हूँ बहुत अच्छा आपको। एक बच्चा है, सबसे पहले वो अपनी गर्दन टिकाना सीखता है क्योंकि हमारा जो ब्रेन का कंट्रोल है वो इस रीजन में आया, ठीक है। उसके बाद वो टॉर्सो में मीन्स बैठना सीखता है, फिर बैठना सीखने के बाद वो बाकी की एक्टिविटीज़ जो है लर्न करना, वॉक करना, ये सारी चीज़ें जो सीखता है, टर्न करेगा फिर वॉक करेगा, ये सारी चीज़ें वो सीखता है। सो इट इन दैट वे इसमें मोटर डेवलपमेंट, मसल डेवलपमेंट जो है इसी तरह से मापी जाती है। जो सेकंड पार्ट है दैट इज़ प्रॉक्सिमो डिस्टल, जिसमें हम बोलते हैं कि जो सेंटर ऑफ द बॉडी टू द एंड्स टू द एक्सट्रीमिटीज़ जो है वो बच्चे की डेवलपमेंट होती है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे जो शोल्डर्स हैं वो दे आर नियर टू आवर हेड एंड दे आर नियर टू आवर बॉडी के सेंटर में है। उसी तरह से हमारा जो हार्ट है
हमारे लंग्स हैं, हमारा ये जो है स्पाइनल कॉर्ड है, ट्रंक है, ये सेंटर में है। जब ये चारों चीज़ें सेंटर में है, पहले हमारी ये 4 चीज़ें काम करती हैं, उसके बाद जो डेवलपमेंट है वो हमारे लिम्स में होती है, लिम्स मीन्स बाजू में होती है और पैरों में होती है, फिर उसके बाद हमारे हाथों में होती है और नीचे पैरों में होती है, उसके बाद हमारी फिंगर्स में होती है और नीचे के टोज़ में होते हैं। दैट इज़ फ्रॉम सेंट्रल टू आउटर एक्सट्रीमिटीज़। उसी तरह अगर हम शोल्डर की बात लगाएं, हमारे शोल्डर जो है पहले हमें कैच करते हैं, उसके बाद हमारी बाजू, उसके बाद हमारे फिंगर्स। तो इस तरह से ये डेवलपमेंट को हम मेजर करते हैं। दैट इज़ फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉडी, सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी टू द आउटर एक्सट्रीमिटीज़। सो इसी तरह से जो हमारी ये शोल्डर है, इसमें एल्बो का भी पार्ट जो है पहले आता है, नहीं तो एल्बो जो है कंसिडर ही नहीं होती। सो दिस इज़ द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, दैट इज़ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। हमने 2 तरह के डेवलपमेंट इसमें, 2 डायरेक्शन इसमें पढ़ी हैं। नेक्स्ट इज़ रेट ऑफ डेवलपमेंट। रेट ऑफ डेवलपमेंट हमने इस बारे में बहुत बारी बात भी की है, मैंने पहले भी एग्जांपल में आपको बताया था कि रेट ऑफ डेवलपमेंट है, उसका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है। रेट ऑफ डेवलपमेंट हर बच्चे के लिए अलग है, लेकिन एक सीक्वेंस में है। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, एक 9 महीने का बच्चा भी चलना शुरू कर सकता है और एक 13 मंथ्स का बच्चा जो है वो भी चलना शुरू करता है। इसका मतलब ये है कि हर एक बच्चे का जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है वो अलग अलग है, लेकिन सब बच्चों में पैटर्न सेम फॉलो होता है। जैसे कोई भी बच्चा है वो पहले अपने बैक पे क्रॉल करेगा, फिर वो सिट करेगा, बैठना सीखेगा, फिर वो क्रीप करना, क्रॉलिंग करना सीखेगा, फिर वो वॉक करेगा, फिर वो रन करेगा, फिर वो पेड़ों पे चढ़ेगा एंड सो ऑन। ये ऐसी चीज़ें चलती रहेंगी। उसी तरह से एक डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स की बात की जाती है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। व्हाट आर डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स? दे आर द सिग्निफिकेंट बिहेवियर्स, ऐसे इंपॉर्टेंट बिहेवियर्स हैं विच आर यूज टू मार्क द प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंट। इस टर्म को भूलना नहीं है। डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स मीन्स मार्क्स ऑफ प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंट। These are considered as marks of progress of development. These are the significant behavior which are used to mark the progress. Means अगर बच्चा 10 साल का है, उसने चलना शुरू नहीं किया, तो उसका जो पहले तो वो इट मीन्स ही हैज़ सम प्रॉब्लम। उसी तरह से अगर एक बच्चा लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो उसकी 5 साल तक नहीं होती, तो इसका मतलब उसने मार्क ऑफ प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंट है जो उसको क्रॉस नहीं किया, उस पर नहीं पहुंचा वो। सो दीज आर द सिग्निफिकेंट बिहेवियर। इसको भूलना नहीं है, डेफिनेशन इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द सिग्निफिकेंट बिहेवियर विच आर यूज टू मार्क प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंट। वॉकिंग इज़ अ माइलस्टोन ऑफ मोटर डेवलपमेंट, ठीक है। उसी तरह अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स इज़ अ माइलस्टोन फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव मतलब ब्रेन से रिलेटेड डेवलपमेंट, थिंकिंग से रिलेटेड डेवलपमेंट, एनालिसिस से इम्पॉर्टेंट रिलेटेड डेवलपमेंट। उसी तरह रिकोगनाइजिंग द मदर्स फेस, चाहे बहुत सारे लोग खड़े हैं उसमें से अपनी माँ की फेस को रिकोगनाइज करना बच्चे के लिए, दैट इज़ अ सोशल डेवलपमेंट। सो इस तरह से जो व्हाट इज माइलस्टोन्स ऑफ डेवलपमेंट? माइलस्टोन्स ऑफ द डेवलपमेंट आर सिग्निफिकेंट बिहेवियर्स विच आर यूज्ड एज अ मार्क ऑफ प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंट। सो अब हम बात कर रहे थे रेट ऑफ डेवलपमेंट में। जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और ये हर एक there are differences in the age when children reach a particular milestone of development or require particular ability. ऐसा होता क्यों है? कुछ बच्चे जो हैं कलर्स को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देते हैं 3 साल की एज में, और कुछ वही 5-6 साल तक की एज में भी नहीं सीख पाते। सो दीज आर द डेवलपमेंट ऑफ माइलस्टोन्स। एक चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट है रेट ऑफ डेवलपमेंट में, सेक्स क्या होता है? मेल और फीमेल। जो मेल्स होते हैं, जो फीमेल्स होती हैं, उनकी डेवलपमेंट मेल्स की डेवलपमेंट से ज़्यादा पहले होती है। इट इज़ ऑलमोस्ट 2 years ऑफ डिफरेंस कि जो फीमेल्स हैं उनकी जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है वो ज़्यादा होती है। इवन इन द प्रीनेटल पीरियड, यानी कि मदर के वूम में भी जो उनकी डेवलपमेंट है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट द रेट ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज़ डिफ्रेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म और इसको बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से हम समझेंगे। जब बच्चा मदर की वूम में होता है
सबसे पहले ओवा और स्पर्म आपस में मिलते हैं, और ओवम और स्पर्म जब आपस में मिलते हैं तो जाइगोट बनता है। जाइगोट फिर मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है, अपने सेल्स को डिवाइड करना शुरू कर देता है, अलग अलग टिश्यूज़ बन जाते हैं। जो टिश्यूज़ होते हैं वो हमारा नर्व सिस्टम, बच्चे का नर्वस सिस्टम, बोन्स, ब्लड, ये सब कुछ बनाते हैं, और वो सारा अलग अलग करके अपना काम करना शुरू कर देते हैं। सो जो सारी ये चीज़ें हैं अलग अलग काम करना शुरू कर देती हैं हमारे बॉडी के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मीन्स डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम सिंपल एक सेल से, जाइगोट से बहुत सारे जाइगोट जो बहुत सारे जो टिश्यूज़ हैं वो बने, और सब ने अपना अपना अलग अलग जो है काम जो है करना स्टार्ट कर दिया। जब बहुत सारे सेल्स, एक सेल होता है वो डिवाइड हो जाता है, और वो अपने एक जैसे सेल से जब मिल जाता है तो वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। जब वो एक सेल बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं जाइगोट, और सॉरी उसको बोलते हैं टिश्यू। तो जब एक सेल जाइगोट डिवाइड किया, उसने डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके बहुत सारे और सेल्स प्रोड्यूस किए जिसको हम टिश्यू बोलते हैं। टिश्यूज़ जो हैं वो बने ब्लड, नर्व्स, बोन्स एक्सेट्रा, ऐसा कुछ बन गए। वो सारे अलग अलग काम करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन की अगर डेफिनेशन लिखनी होगी तो आप क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएशन मीन्स डेवलपमेंट, ऐसी डेवलपमेंट दैट प्रोसीड, जो कि बढ़ती है फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एंड जनरल टू स्पेसिफिक, दैट इज़ कॉल्ड डिफरेंशिएशन। सो जब ये डेवलपमेंट जो है जनरल टू स्पेसिफिक जाती है, और उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारे हमारे बॉडी के फंक्शन डेवलप हो जाते हैं, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और नर्वस सिस्टम, ये सारे सिस्टम जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं। ये सारे सिस्टम किसके थ्रू डेवलप हुए? हमारे बोन्स के, नर्व्स के थ्रू। तो मीन्स नाउ दे विल वर्क इंटीग्रेटेडली, सो देन द टर्म विल बी यूज्ड एज integration. Integration means coordination of various parts to form an increasingly complex structure, that is called integration। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, coordination मतलब एक दूसरे से तालमेल करना of different behavior patterns that result in higher level of complexity, ठीक है। सो जो डिफ्रेंशिएशन है वो बच्चे के सोशल बिहेवियर में भी हम देख सकते हैं। एक बच्चा है, अपनी माँ को देख के पहले वो सबको देख के हंसता है, लेकिन धीरे धीरे उसको समझ में आने लग जाता है कि मेरी माँ कौन है। फिर वो अपने मदर की फेस की तरफ देखता है और उसको देख के हंसता है, दैट इज़ ही इज़ डिफ्रेंशिएटिंग। फिर वो क्या करता है, धीरे धीरे अपनी मदर की टच को, स्माइल को, एवरीथिंग, मदर की हर चीज़ को पहचानना शुरू करता है, दैट इज़ नाउ इंटीग्रेशन। उसी तरह जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो भी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के थ्रू प्रोसीड करते हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो वो सीखता है मोर और लेस, कम और ज़्यादा क्या होता है, लेकिन जैसे वो बड़ा होता है फिर वो नंबर्स का कॉन्सेप्ट समझता है, फिर वो समझता है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। फिर इस नंबर के कॉन्सेप्ट्स को वो इंटीग्रेट करता है और वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन जैसे कॉन्सेप्ट्स को समझता है। उसी तरह से फिज़िकल की बात करें, फिज़िकल डेवलपमेंट में भी इंटीग्रेशन और जो है डिफरेंशिएशन की बात आती है। फिज़िकल डेवलपमेंट में जैसे वॉकिंग डिफरेंशिएटेड इनटू हॉपिंग। जो पहला बच्चा है वो अलग अलग तरह की वॉक करता है, जैसे हॉप करना, रन करना, स्किप करना, और जब वो चलना सीख जाता है तो उसको सिंपली इससे मज़ा आता है और वो फिर एक जगह से दूसरी जगह तक बहुत सारी पर्पसेस को कैरी आउट करने के लिए भागता है, दैट इज़ इंटीग्रेशन। सो आई थिंक यू आर नाउ क्लियर अबाउट डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ क्रिटिकल पीरियड। दिस टॉपिक इज़ एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो इन्वायरमेंट है दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इंडिविजुअल्स लाइफ। अब जो क्रिटिकल पीरियड्स हैं दे आर
directly or indirectly linked with the environment and the biological capacities of a child. सो व्हाट इज़ द क्रिटिकल पीरियड? सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन समझना आपको आ जाएगा कि क्रिटिकल पीरियड क्या है. इसकी डेफिनेशन समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है. These periods when a child is particularly sensitive to a condition in her environment and referred to as a critical period or sensitive period. मीन्स ये एक ऐसा इन्वायरमेंट है, एक ऐसा टाइम है जब बच्चा अपने इन्वायरमेंट को लेके बहुत ही सेंसिटिव होता है. दैट इज़ कॉल्ड द क्रिटिकल पीरियड. अगर बच्चे को इस टाइम में अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाए तो उसकी जो ग्रोथ है वो फॉस्टर कर जाती है. फेवरेबल इन्वायरमेंट में जो ग्रोथ है वो फॉस्टर होगी, बढ़ जाएगी. और अनफेवरेबल इन्वायरमेंट में जो ग्रोथ है दैट विल वो हैम्पर हो जाएगी, वो सफ़र करेगी, डेवलपमेंट जो है वो सफ़र करेगी. और इस टाइम पे कई बार ऐसा होता है कि जो डेवलपमेंट है वो इतनी ज़्यादा हैम्पर कर जाती है या इतनी ज़्यादा सफ़र कर जाती है कि वो इरिवर्सिबल हो जाती है. मीन्स कि जो डेवलपमेंट नहीं हुई वो दोबारा से होगी ही नहीं. सो a critical or sensitive period is that time period of life when environment influence has its greatest impact on the development of child. During this period specific experiences affect the development of the child more than other than times. critical period वही है जब environment जो है बहुत ज़्यादा influence करता है any other period of the life. इसको भी हम देखा जाए तो इसको हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं. एक बच्चा बोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो बोलने की कोशिश या वो बोलना तभी सक्सेसफुल हो सकता है अगर उसका अपनी टंग पे कंट्रोल आए. ठीक है, टंग पे कंट्रोल कहाँ से आएगा? ब्रेन से आएगा. अगर उसका ब्रेन डेवलपमेंट प्रॉपर होगा जिससे कि उसकी टंग पे कंट्रोल आएगा, ओनली देन द चाइल्ड विल बी एबल टू स्पीक. और जो बायोलॉजिकल ये टंग पे कंट्रोल आना है दैट इज़ कॉल्ड कि उसके मसल्स पे कंट्रोल, इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल रेडीनेस. बायोलॉजिकल रेडीनेस मीन्स उसका शरीर इतना तैयार हो गया है या उसका जो फिज़िकल जो डेवलपमेंट है उसकी इतनी हो गई है, उसका ब्रेन इतना डेवलप हो गया कि उसके टंग के मसल को कंट्रोल कर रहा है, जिसके कारण उसमें बायोलॉजिकल रेडीनेस आ गई है. एंड दैट बायोलॉजिकल जो रेडीनेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मैचुरेशन. ये आपको टर्म आएगी पेपर में. मैचुरेशन क्या होती है? मैचुरेशन इज़ बेसिकली द बायोलॉजिकल रेडीनेस. ठीक है, उसी तरह से एक बच्चा है, अगर वो कुछ सुन नहीं रहा है, मीन्स उसको हम ऐसे इन्वायरमेंट में डाल दें जहाँ पे उसके आसपास कोई बोले ना. ठीक है, तो जब वो आवाज़ें सुनेगा ही नहीं तो वो ही विल नॉट एबल टू रिपीट द थिंग्स. क्योंकि बच्चा एक पर्टिकुलर बिहेवियर जो है वो करता है, रिपीट करता है. अगर उसको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस मिलता है अपने पेरेंट्स से, अपने फैमिली मेम्बर से, अपने एज मेट से, तो उसका जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा होता है. लाइक अगर बच्चे की मदर डेफ है या डम है ना, और उस बच्चे के साथ खेलने वाला भी कोई नहीं है, तो बच्चा चाहे वो शुरू में बोलता भी हो तब भी वो बच्चा धीरे धीरे उसकी वो आवाज़ें ही नहीं सुनेगा, तो वो बच्चा डेफनेस की तरफ बढ़ जाएगा. उसी तरह से अगर हम मैचुरेशन को एक और भाषा में डिफ़ाइन करें तो मैचुरेशन इज़ बेसिकली अ क्रिटिकल एज when the child is ready to acquire a skill, when the child is ready to learn. So हम मैचुरेशन को ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसी एज है, क्रिटिकल एज एक ऐसी एज है या क्रिटिकल पीरियड्स एक ऐसे पीरियड्स हैं जहाँ पे बच्चा लर्न करने के लिए और स्किल एक्वायर करने के लिए ही इज़ रेडी. सो अगर हम प्रीनेटल पीरियड की बात करें, यानी कि मदर के क्रिटिकल पीरियड इन प्रीनेटल डेवलपमेंट जो है उसकी बात करें, तो हम इसमें देखेंगे कि जो मदर्स हैं
उनके प्रेगनेंसी के पहले 3 मंथ आर कंसिडर्ड टू बी वेरी इम्पॉर्टेंट, उनको बहुत इम्पॉर्टेंट माना गया है, क्योंकि जो एम्ब्रियोनिक और फीटल पीरियड है, इसको ये माना जाता है कि एम्ब्रियो जो है उस टाइम डेवलप होता है, इसको फीटल पीरियड भी बोलते हैं। इसमें जो सेल डिफ्रेंशिएशन है, टिश्यू की स्पेशलाइजेशन है, ऑर्गन फॉर्मेशन है, सब इसी टाइम में होते हैं। और अगर इस टाइम पे मदर के साथ कुछ गड़बड़ हो जाए, या मदर अल्कोहलिक हो, या मदर को कुछ डिजीज़ हो जाए, उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली बच्चे पे पड़ता है। जिस फॉर एग्ज़ाम्पल जर्मन मीज़ल एक ऐसी डिज़ीज़ है जो बच्चे के बॉडी पार्ट्स को इफ़ेक्ट करती है, या बच्चे को जो इफ़ेक्ट करती है, फिटस को इफ़ेक्ट करती है। अगर ये पहले 3 महीने में हो जाए, हो सकता है कि ये बच्चे के ब्रेन को डेवलपमेंट को रोक दे, या उसके जो लिम्स है उसमें डिफॉर्मिटी पैदा कर दे। पर अगर यही मीज़ल लेटर ऑन स्टेजेस में होती है, या 3 मंथ्स के बाद मदर को होती है, तो इसका इम्पैक्ट जो है या तो होगा ही नहीं, या बहुत ही माइनर होगा। सो बच्चे के पहले 3 मंथ प्रीनेटल पीरियड में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद है, अगर हम सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट की बात करें, तो उसमें भी जो क्रिटिकल पीरियड है वह बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे ड्यूरिंग फर्स्ट 6 मंथ जो बच्चा है, मैंने आपको पहले भी बताया, वो अपने मदर के या केयर गिवर जो उसको लव, इमोशन, नर्चरेंस देता है, केयर देता है, उस फेस को रिकॉग्नाइज बहुत ही जल्दी से कर लेगा। लेकिन जिस बच्चे को ये लव, नर्चरेंस, केयर नहीं मिलती है इन द इनिशियल पीरियड ऑफ द लाइफ, वो लेटर ऑन पीरियड में स्ट्रेस में रहता है, फियरफुल पोजीशन में रहता है। ही डज़ नॉट रिस्पॉन्ड टू द पीपल, लोगों से बात नहीं करता, अपने आप को सोशल भीड़ से वो बाहर निकाल लेता है, सोशली लोगों के साथ कांटेक्ट में नहीं आता। सो निगलेक्ट ऑफ द चाइल्ड जो है वो लेटर ऑन लाइफ के रिलेशनशिप को ख़राब कर देती है। और ये जो टाइम है बेस्ट टाइम होता है लर्निंग के लिए। हम ये बार बार कह रहे हैं कि मैचुरेशन इज़ अ एज वेयर लर्निंग एंड एक्वायरिंग ऑफ स्किल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पर ये इसका एक कुछ रिसर्चेस ऐसी भी हुई हैं जिसमें ये बताया गया है कि मान लो एक बच्चे की मदर जो थी डेफ थी, उसको उस इन्वायरमेंट में रखा गया, लेकिन लेटर ऑन जब उसको इन्फ्लुएंस दिया गया या उसको हेयरिंग एड लगाई गई, तो दैट चाइल्ड स्टार्ट्स स्पीकिंग, उस बच्चे ने फिर से जो बोलना है वो सीख लिया, उसका जो डेफनेस थी वो डम्बनेस से वो कम हो गई। सो ये जो है इसमें ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो बच्चों की लर्निंग, बच्चों की मैच्योरिटी है या मैचुरेशन है, वो प्यूबर्टी तक होती रहती है, एंड देयर इज़ अ स्कोप ऑफ डेवलपमेंट टिल द प्यूबर्टी। सो दिस इज़ अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। नाउ इन्फ्लुएंस ऑफ डेवलपमेंट क्या है? आपका सेकेंड टॉपिक है इन्फ्लुएंस ऑफ डेवलपमेंट। मीन्स कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, डेवलपमेंट कम होगी, ज़्यादा होगी, इस चीज़ को हम कैसे देख सकते हैं? इसके लिए बेसिकली 2 फैक्टर्स जो हैं वो काम करते हैं। नंबर 1 इज़ हेरिडिटरी, नंबर 2 इज़ इन्वायरमेंट। व्हाट इज़ हेरिडिटरी? बेसिकली हेरिडिटरी जो करेक्टरिस्टिक्स पेरेंट से अपने बच्चों को आ जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड हेरिडिटरी। कुछ ट्रेट्स, कुछ करेक्टरिस्टिक्स, कुछ बिहेवियर आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम आवर पेरेंट्स टू next generation to their offsprings, that is called hereditary. And environment refers to the external conditions that influence and development. So अब दोनों टर्म्स आपको क्लियर होंगी। हेरिडिटरी मीन्स द characteristics, traits or behavior that are taken from parents to their offsprings, और जो इन्वायरमेंट है रेफर्स टू द एक्सटर्नल कंडीशन दैट इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट। अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें, इन्वायरमेंट भी हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल इन्वायरमेंट। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उस टाइम माँ किस तरह का फूड खा रही है, किस तरह का फिटस को खाना वो जा रहा है, फिज़िकल वर्क जा रहा है, फिज़िकल वर्क डन बाय द मदर, और इलनेस किस तरह की प्रेगनेंसी में हो रही है, दैट इफ़ेक्ट द fetus. Mother feelings and emotions also affect the
फीटस। कुछ मदर्स को जो होता है कि हमारी जैसे आजकल ज़्यादा है कि टीन एज प्रेगनेंसीज हो गई हैं, तो उनके माइंड में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है ये प्रेगनेंसी क्यों हो गई, या इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं जो चीज़ें हैं जो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है। उस केस में जो नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं, तो जो फर्स्ट प्रेगनेंसी का प्रीनेटल पीरियड है उसमें मदर की फीलिंग, मदर किस तरह से खा पी रही है, दैट एवरीथिंग अफेक्ट द चाइल्ड। और आफ्टर बर्थ जो है उसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, सोशल एंड फिजिकल इन्फ्लुएंस। मीन्स सोशल इन्फ्लुएंस रेफर्स टू द इकोलॉजिकल कंडीशन, टेम्परेचर कैसा है, पानी की अवेलेबिलिटी कैसी है, पोल्यूशन कैसा है, क्लीनलीनेस कैसा है, ऑक्यूपेशन कैसी है जहाँ पे बच्चा रहता है, लिविंग स्पेस कैसी है, बच्चे को कितनी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं। सो दिस इज़ द फिजिकल इन्वायरमेंट दैट इन्फ्लुएंस द चाइल्ड ग्रोथ। और सेकंड है सोशल डेवलपमेंट किस तरह के लोगों से बच्चा इंटरेक्ट करता है। सबसे पहले तो वो अपनी मदर से इंटरेक्ट करता है, फिर अगर उसकी सिंगल फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है या जॉइंट फैमिली में कितने लोगों से इंटरेक्ट करता है, किस रिलीजन से है, किस कल्चर से है, किस सोशल क्लास से है, ये सारी चीज़ें जो हैं दैट अफेक्ट द पर्सनैलिटी, दैट अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। हेरिडिटरी क्या है? हेरिडिटरी इज़ इनबॉर्न ट्रेट्स एंड करेक्टरिस्टिक्स। ये जो है जीन्स के थ्रू ट्रांसफ़र होती है मदर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। जीन्स क्या है? बेसिकली जीन्स आर द कोड्स ऑफ बायोलॉजिकल डेवलपमेंट। ये टर्म भूलनी नहीं है। जीन्स क्या है? दे आर द कोड्स ऑफ बायोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड ऑफ एन इंडिविजुअल। और जो मैचुरेशन जो हम बोलते हैं कि मेच्योर ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज़ डिटर्मिन्ड बाय जीन्स, कि कौन सा पार्ट कितनी जल्दी डेवलप होगा, दैट इज़ defined or that is decided by the genes. some genes जो हैं वो कॉमन होते हैं सबके लिए, लेकिन most of the genes जो हैं वो अलग होते हैं, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करते हैं, इवन इंडिविजुअल टू एनिमल्स वेरी करते हैं, एनिमल्स टू एनिमल्स वेरी करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ जगह पे ऐसे होते हैं जहाँ पे जीन्स भी नहीं वेरी करते। सपोज़ एक जाइगोट है या एक ओवम है, उससे 2 स्पर्म्स जब टकराते हैं, 2 स्पर्म्स मिलते हैं, तो उससे जो 2 जाइगोट बन जाते हैं। यानी कि एक ओवम से 2 स्पर्म टकराएंगे तो 2 अलग अलग जाइगोट बन जाएंगे, और जो 2 बच्चे पैदा होंगे उनकी शक्लें सेम होंगी और उनको हम बोलेंगे आइडेंटिकल ट्विंस। तो जो इन केसेस में जो हैं, no 2 people have identical set of genes except in case of identical twins. Identical twins are the babies born from division of a single zygote, and sometimes 2 ova are कई बार क्या होता है कि 2 ओवम जो होते हैं वो फर्टिलाइज होते हैं 2 स्पर्म्स के साथ। तो इसमें जो बच्चे होंगे उनकी शक्लें सेम नहीं होंगी, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स सेम नहीं होंगे, और उनको हम बोलेंगे फटर्नल ट्विंस। उनको क्या बोला जाएगा? फटर्नल ट्विंस। नाउ मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर होगा। नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट दिस थिंग, इन्वायरमेंट। एट वन टाइम इन्वायरमेंट वॉज रिगार्डेड to be playing a greater role than environment, but on the other side जो है हेरिडिटरी को माना जाता था कि that is playing very important role, means they interact, hereditary and environment are interacting with each other and they cannot be studied independently, they are totally dependent on each other. अगर हम फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें, एक बच्चे का हाइट, वेट, रेट ऑफ ग्रोथ, फिजिकल फीचर्स एक्सेट्रा आर डिपेंडेंट ऑन देयर हेरिडिटरी, राइट। लेकिन अगर 2 बच्चे हैं, आइडेंटिकल ट्विंस भी हैं, इवन अगर 2 आइडेंटिकल ट्विंस हैं, एक बच्चा बहुत बीमार रहता है और एक बच्चा बिल्कुल हेल्दी है, तो उन दोनों में जो ग्रोथ होगी, जो उन दोनों की डेवलपमेंट होगी, बोथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो बच्चा बीमार रहता है वो उसकी कम होगी,
उसका जो डेवलपमेंट है वो कम होगी रादर देन बच्चा हु इज़ हेल्दी, जो बच्चा ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या है कि जो environment plays a better role in this condition। इसी तरह अगर हम मोटर डेवलपमेंट की बात करें तो बोन्स और नर्वस सिस्टम जो हैं वो चाइल्ड्स मसल्स, बोन और नर्वस सिस्टम उसको अलाउ करते हैं कि वो वॉक करे, ठीक है। और जो उसकी वॉकिंग है वो डिपेंड करती है कि उसके ब्रेन कंट्रोल कैसा है, उसके लेग्स की मसल्स कैसे डेवलप है, मीन्स उसका मैचुरेशन लेवल क्या है, कितने के मैच्योर हैं। लेकिन इन्वायरमेंट्स प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी, मीन्स एक बच्चे को ब्रेन का कंट्रोल होगा, उसने वॉकिंग करनी शुरू कर दी, लेकिन वो साइकिल चलाना तभी सीखेगा अगर उसको अपॉर्चुनिटीज़ या ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाएगा या उसको एक साइकिल दिया जाएगा कि वो उसको चलाए, ठीक है। उसी तरह से एक बच्चा अगर ऑर्फन एज में रह रहा है, अनाथालय में रह रहा है, और एक बच्चा होम के इन्वायरमेंट में रह रहा है, एक होम में जो बच्चा रहता है, अपने घर में जो बच्चा रहता है, उसको अटेंड करने वाले एक घर में एटलीस्ट 2 लोग तो होंगे ही ना, माँ या बाप, दोनों में से एक जना होगा या दोनों जाने अवेलेबल होंगे। लेकिन जो एक ऑर्फन एज में बच्चा होता है उसको उन 10 बच्चों को अटेंड करने के लिए एक आया होती है। तो जो उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट है, जो उनका वो दैट विल बी वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू द चिल्ड्रन हु आर रिजाइडिंग इन द होम्स, ठीक है। इसीलिए जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है उसका अगर हम सेक्शन 56 देखेंगे, उसमें ये लिखा हुआ है कि एवरी चाइल्ड हैज़ अ राइट टू हैव द फैमिली, मीन्स हर बच्चे का राइट है कि वो अपनी फैमिली में जाए। क्यों? क्योंकि जो डेवलपमेंट है दैट इज़ मैक्सिमम इन द फैमिली इन्वायरमेंट, ठीक है। सो जो ऐसे बच्चे होते हैं, होम्स में बच्चे होते हैं, वो काफ़ी एज तक अडल्ट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, अपने केयर गिवर्स पे डिपेंडेंट होते हैं। वेयर एज द चिल्ड्रन हु आर रिजाइडिंग इन द होम आर more independent, they can take their decisions better as per the environment। so ये तो दोनों बच्चों में फ़र्क होता है। जो इंटेलिजेंस होती है वो भी जीन्स के द्वारा उस पर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है पड़ता है। जीन्स अगर एक पर्टिकुलर रिलीज़ नहीं होता, या जीन्स जो है इन द एब्सेंस ऑफ जीन्स अगर रिलीज़ नहीं होता तो क्या होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, कुछ एंजाइम्स नहीं रिलीज़ होते। अगर कुछ एंजाइम्स नहीं रिलीज़ होते तो टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो है हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं। जब वो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो वो हमारे जो डेवलपमेंट है, अर्ली डेवलपमेंट है, उसको हैम्पर करते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम को हैम्पर करते हैं, हमारे बच्चे की मेंटल रिटार्डेशन आ जाती है। तो ये जो इन्वायरमेंट है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर इसकी अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो जाए तो इसको ट्रीटमेंट किया जा सकता है और जो बच्चा है उसको मेंटली रिटार्डेड होने से बचाया जा सकता है। उसके बाद है, मैंने आपको पहले बताया कि लैंग्वेज डेवलपमेंट में भी एक डेफ बच्चा है ना, उसको अगर इन्वायरमेंट ऐसा दिया जाए कि उसके साथ कोई बात ही ना करे, उसके साथ कोई इंटरेक्ट नहीं ना करे, तो वो बच्चा जो है वो डेफ हो जाएगा। लेकिन एक नॉर्मल बच्चा है, अगर वो बोलना उसको आता है और उसको कोई वर्ड सुनाया ना जाए तो भी वो बच्चा डेफ हो जाएगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू, अगर हमें जल्दी पता चल जाए तो हम उस बच्चे को हियरिंग एड दे के उसको डेफ एंड डम होने से बचा सकते हैं। इसके अलावा जो सेल्फ इमेज की बात होती है, सेल्फ इमेज क्या होती है? सेल्फ इमेज बेसिकली इंक्लूड्स कि कोई बंदा अपने बारे में कैसा सोचता है, कैसा फील करता है ना, और अपने बारे में कैसा इमेजिन करता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं अपने बारे में बहुत अच्छा सोचूंगी, अगर मैं अपने बारे में अच्छा सोचूंगी तो आई विल हैव गुड पर्सनैलिटी, और मुझे अच्छी फीलिंग्स आएगी, मैं अच्छे काम करूँगी, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो जो इन्वायरमेंट और हेरिडिटरी है इसका कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हमारे पर्सनैलिटी से है, हमारी सेल्फ इमेज से है। जो बच्चों की हाइट कम होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल, उनका जो सेल्फ इमेज है कहीं ना कहीं वो
डाउन हो जाता है, उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं डाउन हो जाता है, वो सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं और उनको लगता है कि दे आर इनएडिक्वेट एंड विच में इंटरफेयर्स विद देयर सोशल इंटरेक्शंस, वो सोशली इंटरेक्ट ही नहीं करते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर उस सोशल इन्वायरमेंट में उनको एक अच्छा फ्रेंड मिल जाए जो उसको बोले यार कोई बात नहीं, तेरे में ये चीज़ नहीं है लेकिन तू देख कितनी अच्छे से ये चीज़ भी करता है, जो जनरली हम पेयर ग्रुप्स में एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, सो दैट विल प्ले वेरी गुड रोल फॉर हिज और हर सोशल interaction and developing his personality towards the betterment. So जो हेरिडिटरी है इसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड चूज़ किया गया है, दैट इज़ लेवल ऑफ स्ट्रेस अ पर्सन कैन टॉलरेट। मीन्स हेरिडिटरी ये डिफाइन करती है कि एक पर्सन कितना का लेवल ऑफ स्ट्रेस जो है वो झेल सकता है। इफ़ द इन्वायरमेंट इज़ स्ट्रेसफुल, अगर इन्वायरमेंट में बहुत परेशानी है वो इमोशनली डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन जेनेटिक डिस्पोजिशन के कारण, जेनेटिक ताकत के कारण वो इस इमोशनल बिहेवियर को समझ पाएगा और उससे डील कर पाएगा। सो जो हेरिडिटरी एंड इन्वायरमेंट है दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। सो हेरिडिटरी, environment, maturation and learning, these are the four things which help in the development of which influence the development. So I think the lecture is clear to all of you and you can attempt your question paper better. If you have any query you can send us on message in our inbox. Thank you very much. Jai Hind.